आप लोग अच्छे होंगे। आप सामने देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जो कि एम लक्ष्मीकांत की समरी है, ठीक है, समरी की है पूरी बुक की, उसको करेंगे। आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपका टॉपिक कौन कौन से करोगे, पूरी लक्ष्मीकांत कवर होने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आएगा, ठीक है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781, 1784 और 1786, मतलब जितने भी आपके हैं पूरा समराइज किया गया है, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्रोनोलॉजी वाइज इवेंट, मेजर जो कमेटी थी और ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह जो है सारे कवर कराए जाएंगे, और साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब कराए जाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है पूरा आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो पूरा ये सब एक ना बताते हुए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आप बाकी देख सकते हैं पोस्ट वीडियो क्या क्या आपको कवर कराया जाएगा इसमें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। सिटीजन फंडामेंटल राइट्स, मतलब पूरी जो आपकी एम लक्ष्मीकांत है पूरा उसका समराइज मिल जाएगा। ये आपका 83 पेज का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 83 पेज का है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश में तो ये है ही, बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश की है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट एक्ट 1781 है, उसका मैंने यहाँ पे हिंदी वर्जन देने का प्रयास किया है। तो अगर जिसको प्रॉब्लम है तो PDF में ये जूम करके देख सकता है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है ये जो सारा वही वहाँ पे, वो माफ़ कीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ऐसे मैंने और भी किए हैं, जितने भी हैं लगभग लगभग, कुछ किए कुछ नहीं किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने रेगुलेट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। जो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसे अपने अधीन करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल का सृजन किया गया साथ में, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना होती है। ये आपका UPSC प्री में आ चुका है। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनके अधीन कर दिया था कि कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में, उसी के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंटियाँ जो होती हैं उनके अधीन कर दिया जाता है। और इसी का जो ये 1781 वाला एक्ट है, इसी का इन्होंने विस्तार रूप यहाँ पे दिया था। विस्तार क्या था यहाँ पे, जो 1781 जो है एक्ट, बाकी आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। फर्स्ट टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द कंट्रोल रेगुलेटिंग द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, लेड फॉर फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज डिजिग्नेट ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर ऑफ जनरल, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वास कौन थे, लॉर्ड वारन हास्टिंग थे। यहाँ पे लॉर्ड वारन हास्टिंग के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कार्यकाल क्या था, 1813 से 1823 था, ठीक है, 1823 था। वारन हास्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वारन हास्टिंग इसका टाइम ये है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द फोर्थ विलियम बंगाल 1772, इन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1774 टिल रिजाइन द 1785 में, मतलब वो 1774 तक रहा, 85 में उसने रिजाइन कर दिया। बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बताना फिर कोई इतना है नहीं। इतना आपको जो जरूर जानना है वो क्या है कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल कौन था, तो लॉर्ड वारन हास्टिंग, दैट्स इट। अब देख लेते हैं जो एक्ट 1881 का था उसमें क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिंदी में दिया है। तो 1781 में क्या हुआ कि संशोधन इसमें होता है और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, ताकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही इसके कुछ प्रावधान थे, जैसे कि क्या क्या प्रावधान थे, न्यायिक सुधार, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र को स्पष्ट किया गया कि और राजस्व मामले को कोर्ट में हस्तक्षेप करने को रोका गया। इसके बाद शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सीमाएं तय कर दी गई। अपीलीय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिलिंग को अपील की अनुमति दी गई। उसके बाद भारतीय रीति रिवाजों को, स्थानीय कानूनों और परंपराओं को मान्यता भी देगी। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के शासन और न्यायिक प्रणाली के सुचारू रूप बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इंग्लिश में ये लिखा हुआ है। 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास किया उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, ऑल्सो नाउन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिक्लेरेशन एक्ट 1781। ठीक है, 1781 डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। इज एग्जाम्प्टेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ एंड द काउंसिल फ्रॉम द jurisdiction of the Supreme Court of the act done by their official capacity and exempted the servant of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official accession। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा नए सुधार किए गए थे इसमें। उसके बाद इट इज़ एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू ऑफ मैटर्स। ठीक है, जो ये न्यायिक सुधार किया गया इसमें। ठीक है, ये यहाँ न्यायिक सुधार किए गए, नहीं माफ़ कीजिएगा, इसमें जो ये वाला ऑप्शन है ये इसमें नहीं दिया हुआ है। तो जो ये क्या था, ये जो रिवेन्यू है उसको भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया। अराइजिंग द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन फॉर द सुप्रीम कोर्ट, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज हैव जुरिडिक्शन ओवर द ऑल द inhabitant of the Kolkata is also now required to the court administrator of the person law of the defense। Hindus were to be tried to according to the Hindu law and Muslim were be tried to according to the Mohammedan law। अब इसमें जो सामाजिक सुधार था, सामाजिक में क्या हुआ कि जैसे कि जो हिंदू लोग चाहते थे वो अपना लॉ बनाना चाहते थे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, और मुस्लिम लोग अपने हिसाब से मॉडर्न लॉ बनाना चाहते थे। जैसे कि यहाँ पे शॉर्टकट में दिया गया है कि रीति रिवाजों में सुधार के, तो वही यहाँ पे बताया गया इंग्लिश में। ठीक है, रीति रिवाजों में ही सुधार होता है। It's laid down to the appeal from the provincial court could be taken to the Governor General in the Council and not the Supreme Court। It is empowered by the Governor General in the Council frame regulation for the provincial court and the Council। ठीक, तो अपील के द्वारा भी इन्होंने काफ़ी सुधार किए। कहने का मतलब है कि जो ये 1773 का जो एक्ट है उसी का ये इम्प्रूव वर्जन कौन सा है, जो 1781 का जो संशोधन किया गया तो वो इसी का सुधार वर्जन था। अब नेक्स्ट चलते हैं। देख रहे हैं वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैंने है तो। और इस PDF अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी में भी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, 1784 के मुख्य प्रावधान क्या थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ में वृद्धि कर दी जाती है और बाद में दोहरी शासन की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन अफेयर्स कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन। ठीक है, तो इंडिया के जो मामले हैं वो डायरेक्ट ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया जाता है। डिस्टिग्नेशन द बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, जो कमर्शियल और जो व्यापारिक और जो राजनीतिक जो लेने के लिए राजनीतिक और व्यापारिक जो लेने के लिए उनके अधिकार थे वो छीन लिए जाते हैं। अलाउ टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स एंड द created a new called board of the control BOC, 6 members to manage the political affairs, and the supervisor is the director to all operation of the civil and military government of revenue of the British। तो यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनकी शक्तियों की वृद्धि कर दी जाती है और जितने भी मामले होते हैं पॉलिटिकल और कमर्शियल वो सारे वही मैनेज करता है। और ये 6 मेंबर का लोगों का बॉडी हुआ करती है, 6 सदस्य जिसमें ब्रिटिश सरकार के मंत्री और अधिकारी भी इसमें शामिल थे।
आपका ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है वही आपको यहाँ पे बताया गया है, और एक्ट 1786 है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अब आपको हिंदी में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1786 में क्या होता है, गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई, सैन्य और वित्तीय मामलों का नियंत्रण कर लिया गया और न्यायिक सुधार इसमें हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed of the Governor General of Bengal. He placed to demand to accept this post. तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उनको अपॉइंटेड किया गया था। उनकी 2 डिमांड थी। कौन कौन सी डिमांड थी? He should be given the power of the override of the decision of the council in the special cases. He would commander in chief. Accordingly to the act of the 1786 was enacted to the make both provisions. ठीक है, उसे कमांडर इन चीफ बनाया जाए और उसे डिसीजन लेने में एक ऊंचा पद दिया जाए। साथ में पोजीशन ऑफ द इंडिया द स्टेब्लिश ऑफ द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, दोहरी जो शासन व्यवस्था है उसका वो किया गया, मतलब दोहरी सरकार की स्थापना की गई। अधिकार के तहत गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को ओवरराइड करने के लिए अधिकार मिला और वह अपने परिषदों की बहुमत वृद्धि में निर्णय ले सकता था। गवर्नर जनरल सेना और वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया और इसमें न्यायिक प्रणाली में सुधार किए गए तथा गवर्नर जनरल को न्यायिक मामलों से भी अधिकार दिए गए। ठीक है, तो आप हिंदी में भी चाहे तो देख सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चार्टर्ड एक्ट 1793। ठीक है, 1793 यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया हुआ है। आप अगर उसको थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा सा ऐसी तरह और जूम करेंगे तो आपकी दिख जाएगा। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी था। इसके कुछ प्रावधान किए गए थे। कंपनी का चार्टर एक नवीनीकरण करना था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, भारत में व्यापार और शासन का एकाधिकार 20 साल बढ़ा दिया गया, इसमें एक्सटेंड कर दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियाँ, गवर्नर जनरल को अधिक और अधिकार दिए गए जिससे वह प्रेसिडेंटी मद्रास और मुंबई को नियंत्रित कर सके। सिविल सेवा, कंपनी के अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित कर दिए गए। उन्हें निजी व्यापार करने से रोका गया। उसमें न्यायिक प्रावधान भी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई और उनके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया। इस अधिनियम में कंपनी के शासन को मजबूत करने और भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण था। ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज एक्सटेंड टू द ओवर राइडिंग टू द पावर टू गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर द काउंसिल ऑफ द ऑल फ्यूचर गवर्नर्स जनरल्स एंड गवर्नर्स of the presidency. It is gave the governor general the more power and control over the subordinate the presidency of the Bombay and Madras. उनकी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनकी शक्तियों का विस्तार किया गया। उनके अधीन ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया। जितने भी उसमें पावर्स हैं, जितने भी उसमें डिसीजन हैं, वो वही लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही दे दिया गया। ठीक है, आई थिंक मैं अभी जो ऊपर अभी करा रहा था, काफ़ी आई थिंक स्पीड मेरी तेज़ थी, स्पीड थोड़ी तेज़ थी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा स्पीड स्लो करने के लिए, क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट किया पिछली वीडियो में कि आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोलते हैं, तो ध्यान में अभी जस्ट अचानक से ध्यान में आया। एनीवे, तो अब थोड़ा धीरे चलेंगे, डोंट वरी। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पे आपको अपनी भी आपने देखा था। ठीक है, यहाँ पे है 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इट इज प्रोवाइड द कमांडेंट इन चीफ was not to be a member of the governor general council unless was so appointed। ठीक है, तो जो चीफ है उसको मेंबर गवर्नर जनरल की शक्तियाँ उसकी बढ़ा दी गई थी। It is laid down to the member of the board of control and their staff were henceforth to be paid out the Indian revenue। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके स्टाफ को ही यहाँ पे रेवेन्यू
रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इनको शक्तियाँ काफ़ी दी गई। कहने का मतलब इसको सुधार कर दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिटिश द्वारा पारित ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके मुख्य प्रावधान ये सब थे। आप हिंदी में भी देख सकते हो, इनको समझ में आ रहा हो। चार्टर एक्ट 1813 यहाँ पर आपको हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। मिशनरियों को अनुमति दे दी गई थी। शिक्षा में सामाजिक सुधार भी किए गए थे और कंपनी का शासन जारी रखने के लिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत शासन और प्रशासनिक नियंत्रण जारी रखा है यहाँ पर। और इंग्लिश में देख लेते हैं। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ EIC. EIC means it is East India Company. Okay, India accept company monopoly in trade with China and trade with tea in India. ठीक है, तो जो मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था इंडिया के व्यापार पे और चाइना और चीन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। ठीक है, तो जो इंडिया का जो टी है और चाइना से व्यापार उसका छोड़ के बना रहा एक्सेप्ट। ठीक है, दिस ट्रेड विथ इन ऑल commodities except tea which was upon all British subject. This lasted to 1833 when the next charter abolished the trade of the company. तो अगला चार्टर आया 1833 तक, तब तक इनका ये चीज़ चलता रहा ऐसे ही। It is arrested the sovereignty of the British Crown, the over company, territories in India, constitutional of the position of the British territory, India explicitly defined the first time, UPSC pre 2019। ठीक है, तो 2019 में ये पहला पूछा जा चुका है। अब कंपनी क्या हो गया, ब्रिटिश जो सरकार है उसके अधीन आ जाती है। इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इंडियन एंड फॉर पर्पस ऑफ द इनलाइजेटिंग द पीपल। मतलब इन्होंने जो क्रिश्चियन हैं मिशनरी हैं उनको धर्म में काफ़ी सुधार किया, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। आप यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में भी दिया हुआ, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये मिशनरियों को अनुमति, भारत में ईसाई और मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, जिससे ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। उसके बाद इट प्रोवाइड टू द सेपरेट द वेस्टर्न एजुकेशन अमोंग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द इंडिया 1 लाख रुपीज़ फॉर द एजुकेशन ऑन नेटिव इन इंडिया। ठीक है, जो नेटिव हैं बाहर के, वो उनको ये दिया गया कि आप अपना एजुकेशन को विस्तार कीजिए। भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 1 वर्ष लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, इज ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इम्पोज टैक्स ऑन द पर्सन, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर द नॉट पेइंग टैक्स। तो यहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट वहाँ की थी उसको ऑथराइज कर दिया गया कि आप यहाँ से टैक्स लीजिए, अगर नहीं देते हैं तो उन्हें पनिश भी किया जाए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं 1833 चार्टर एक्ट। ठीक है, इससे जैसे ये समय दिया होता है इसे हिंदी में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, कंपनी का व्यापार एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया इसमें, और गवर्नर जनरल को ऑफ इंडिया बंगाल का बनाया गया, कानूनी सुधार किए गए। ठीक है, और सिविल सेवा का खुलापन किया गया, दास प्रथा का भी खत्म किया गया। तो इस तरह में तमाम चीज़ें सुधार हुए। चार्टर एक्ट 1833 फाइनल स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन। तो जो चार्टर एक्ट 1833 है, ठीक है 1833 है, इसका जो पहला कदम क्या था कि चीज़ों को सेंट्रलाइज करना। सेंट्रलाइज मीन्स इधर केंद्रीकृत करना। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकॉम अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first governor general of India. The governor general was vested with all civil and military powers. तो
सेंट्रलाइज करने के कदम में इनका पहला स्टेप क्या था कि गवर्नर जनरल जो बंगाल है उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाए। और जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक थे। और इन्हीं के अंदर में सारी पावर आ गई, चाहे वो सिविल की पावर हो या मिलिट्री की पावर हो, सब कुछ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में आती है। इट्स डिप्राइव्ड द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को भी उस लेजिस्लेटिव पावर दी जाती है बस। द लॉ मेक अंडर द प्रोविजंस एक्ट were known the regulation will law made under the act were known as a act is ended activity with the EIC, a commercial body making a poorly administrative body। ठीक है, तो बहुत सारे जो रूल रेगुलेशन है वो इसी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में भी गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत की गवर्नर जनरल बना गए, जिसमें पूरे भारत में पूर्ण नियंत्रण मिल गया। कानूनी अधिकारी कानूनी आयोग की स्थापना की गई, जिसका नाम भारत के लिए एक कानूनी कोड तैयार करना था। सिविल सेवा में नियुक्ति पत्र बनाया गया खुले, और जो अधिनियम में दास प्रथा को भी समाप्त करने का कदम उठाया गया था। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के चाहे ये तो हमने लिख लिया अभी ऊपर। इंट्रोड्यूस द लॉ मेंबर मैचुअली इन द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे नई चीज़ें लाई गई है सुधार करने के लिए इसमें। 1800 चार्टर्ड एक्ट 53, ये सारे जो एक्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि। अभी देखा हमने दो जगह देखा है कि यूपीएससी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये कभी यहीं पे आपने देखा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कभी ऊपर था। जिसको हिंदी में करना है वो हिंदी में भी यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, 1853 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें क्या क्या हुआ था, कंपनी का शासन अस्थायी रूप से जारी रखा गया, विधान जो परिषद है उसका विस्तार होता है, साथ में जो सिविल सेवा है उसकी प्रतियोगिता कराई जाती है, और कानूनी सुधार किए जाते हैं, और उसके साथ प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना भी की जाती है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड द एक्सिक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो शक्तियाँ हैं उनका पृथक्करण होता है यहाँ पे इसमें। उसके बाद प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ द 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसलर ऑफ द काउंसलर नाउन एज द इंडियन काउंसलर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो उसके बाद इसमें 6 मेंबर की बॉडी बनाई जाती है, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। बाद में वही जाके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानी जाती है। It is introduced the first time local representation of the Indian Central Legislative Council। तो इसमें पहली बार ही ऐसा होता है तब 1853 के चार्टर एक्ट में। Introduced an open competition for civil services। The convent civil service the open the Indian also। पहली बार क्या होता है, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है जिसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं उसको 1853 में ही खोला जाता है सबके लिए, और वो इंडिया में भी ये होना धीरे धीरे शुरू होता है। गवर्नर जनरल ऑफ गुड वोटो बिल। ठीक है, जो गवर्नर जनरल है उनके लिए एक वोटो बिल ही आता है। प्रोविजन द ओपन कंपटीशन नेगेटेड बाय द दिस एक्ट, restriction of the immigration of the Europeans and the acquired property were lifted। तो इसी में जो यूरोपीय लोग हैं वो यहाँ के प्रॉपर्टी ले सकते थे। इंडियन लॉ द कोडिफाइड इन द कंसोलिडेटेड नो इंडियन डायनेड एम्प्लॉयमेंट अंडर कंपनी इन द बेसिस ऑफ द रिलीजन कलर एंड एब्सोल्यूटली स्लेवरी। और दास प्रथा का भी इसमें उन्मूलन होता है। ठीक है, दास प्रथा का भी इसमें अंत होता है, और इंडियन के लिए एम्प्लॉयमेंट कंपनी के अंदर बेसिस पे कलर के बेसिस में उसमें मतलब उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संतोष एजुकेशन है इसको, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये भी काफ़ी बड़ा पीडीएफ है नहीं। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं 1800
58 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, हिंदी वाले यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। साथ में भारत के लिए राज्य सचिव और भारत के लिए राज्य सचिव के लिए प्रावधान किया जाता है। भारत परिषद की स्थापना होती है। गवर्नर जनरल की वायसराय बनाया गया है और सैन्य नागरिकों को सेवाओं में सुधार कर लिया गया है। ऑल्सो नॉन एक्ट गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं इस एक्ट को। रूल कंपनी वेर रिप्लेसेड बाय द अंडर ऑफ द क्राउन, चार्जेस द डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विक्री ऑफ इंडिया एंड विक्रोरी इन द बिकॉम अ एजेंट ऑफ द क्राउन। द एक्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट, द पिट्स इंडिया एक्ट, ये डुअल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करता है। दिस ऑल्सो एंडेड ऑफ द डॉक्ट्रिन द लैप्स द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट was an unlimited responsibility in the British Parliament established in the 15 member Council of India assist the secretary in the state। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य सचिव और भारत सचिव की बात होती है 15 मेंबर की बॉडी के साथ में। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कैन द सच इन द इंडियन एंड इन द इंग्लैंड। ठीक है, सेक्रेटरी कोई भी प्रावधान होता है इसमें, और हिंदी में भी देख लेते हैं थोड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत की प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया, विक्टोरिया के अंदर आ गया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट नियुक्ति की गई जो ब्रिटेन कैबिनेट के सदस्य होता था और भारत के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। राज्य सचिव सहायता के लिए एक भारत परिषद का गठन होता है जो 15 सदस्य उसमें होते हैं। भारत गवर्नर जनरल को वायसराय के पद का नाम दिया गया जो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधित्व होते थे, और जो नागरिक और सेवाओं से सुधार किए गए थे और भारतीयों को इन सेवाओं में भारतीय होने के अवसर भी दिए गए थे। ठीक है, तो हमने जितने भी एक्ट थे आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन काउंसिल एक्ट से शुरू करेंगे 1861 से। कितना से 1861 से शुरू करेंगे। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर जरूर कीजिए। देख सकते हैं अभी बहुत सारे इसमें बाकी हैं। 84 पेज का, 80 समाप्त कीजिएगा, 88 पेज का पर नोट चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और ये सारे हम कवर कराने वाले हैं इसी चैनल पे, एम संतोषी एजुकेशन IAS पे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।